सुबह के करीब 5 बजे मोहन अपने कमरे में सुकून की नींद सो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसे बर्तनों के गिरने की आवाजें लगातार आने लगती हैं, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। ये बर्तनों से युद्ध कौन लड़ रहा है? गरिमा, बाथरूम में हो क्या? लगता है घर में चूहे बिल्ली घुस आए हैं। गरिमा तो यहां नहीं है, बाहर जाकर देखता हूं। मोहन अपनी आंखें मिलमिलाते हुए बाहर आता है और देखता है कि उसकी पत्नी गरिमा अपनी देवरानी ज्योति से लड़ रही होती है। दोनों एक दूसरे पर बर्तन फेंक रही होती हैं। ये रहा तेरा पसंदीदा कप प्लेट का सेट। इतना कहकर गरिमा अपने हाथों से कप प्लेट छोड़ देती है और वो जमीन पे गिरकर टूट जाते हैं, जिससे ज्योति को बहुत गुस्सा आता है। भाभी, ये कप प्लेट का सेट मुझे मेरे भैया ने गिफ्ट दिया था, आपने अच्छा नहीं किया। वैसे ये वही कढ़ाई है ना जिसमें आप सासू माँ को उनकी पसंदीदा शाही पनीर बनाकर खिलाती हो? इतना कहकर ज्योति वो कढ़ाई पूरी ताकत के साथ जमीन पर पटक देती है। ज्योति, तू कितनी मासूम है, ये कढ़ाई लोहे की है, टूटने वाली नहीं है। इतने में बीच में गरिमा का पति मोहन कूद पड़ता है और कढ़ाई उठाकर गरिमा को दिखाते हुए कहता है, तुम्हारी कढ़ाई पिचक गई है, ये देखो, इसमें छेद भी हो गया है। इस घर में एक ही कढ़ाई थी, उसका भी तूने सत्यानाश कर डाला ज्योति, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे छोड़ो तुम लोग एक दूसरे को, देवरानी जेठानी होकर इस तरह से लड़ती हो। रोहन, माँ जल्दी बाहर आओ। तू मेरी कढ़ाई वापस कर, वरना आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आप मेरे टूटे हुए कप प्लेट का सेट वापस करो जो मेरे भैया ने गिफ्ट दिया था, वरना मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। इतने में वहां पर मोहन का छोटा भाई रोहन और उसकी माँ आ जाती हैं। दोनों देवरानी जेठानी अपनी सासू माँ से शिकायत करते हैं, तुम लोग जब देखो तब बर्तनों को लेकर लड़ती रहती हो, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? हाँ ज्योति, तुम चलो मेरे साथ, सुबह के 5 बज रहे हैं और तुम हो कि भाभी से फालतू में लड़ रही हो। रोहन अपनी पत्नी ज्योति का हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर चला जाता है। ज्योति, तुम भाभी से बर्तनों को लेकर महाभारत क्यों किया करती हो? मैं कोई महाभारत नहीं करती, वही शुरुआत करती है हमेशा। उन्होंने मेरे भैया का दिया हुआ गिफ्ट तोड़ दिया, मैं इसका बदला तो उनसे लेकर रहूंगी। उस दिन बिना नाश्ता किए मोहन और रोहन ऑफिस चले जाते हैं। उन दोनों की माँ बहुत परेशान हो जाती है और अकेले में अपनी बड़ी बहू गरिमा से बात करती है। बहू, तू इस घर की बड़ी बहू है और समझदार भी। आज मोहन और रोहन बिना चाय पिए ऑफिस चले गए, इसीलिए शाम को जब वो दोनों वापस आए तब उन दोनों के फेवरेट छोले भटूरे बनाते हैं हम लोग। इतने में वहां पर छोटी बहू ज्योति भी आ जाती है। ये सही है माँ जी, सारा प्लान अपनी बड़ी बहू के साथ ही कर लो आप, मुझसे तो सलाह लेने की जरूरत है नहीं। ऐसा नहीं है बहू, आज गरिमा खाना बनाएगी और तू हम सबके लिए खाना सर्व करेगी, मंजूर है तुझे? ज्योति कुछ सोचती है और फिर मान जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ खुराफात चलने लगता है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। शाम होते ही खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। गरिमा और उसकी सासू माँ मिलकर छोले भटूरे बनाते हैं। शाम को दोनों बेटे घर आ जाते हैं और घर के बाहर ही दोनों आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। रोहन, शुक्र है घर से बर्तनों की आवाजें नहीं आ रही, चल अंदर चलते हैं। दोनों भाई घर के अंदर आ जाते हैं। बच्चों, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, आज हमने तुम्हारे फेवरेट छोले भटूरे बनाए हैं। अरे वाह, आज छोले भटूरे बने, आज तो मजा ही आ जाएगा। अब जैसा कि तय हुआ था, ज्योति खाना सर्व करेगी, इसलिए खाने की टेबल पर घर के सभी लोग आकर बैठ जाते हैं और ज्योति किचन में ही खाना सर्व करने की तैयारी करने लगती है। भाभी ने मेरे कप प्लेट का सेट तोड़ दिया था ना, ये महंगे बर्तन भी भाभी के मायके से आए। संगमरमर जैसे दिखने वाले बर्तनों में सर्व करूंगी, छोले भटूरे के दाग चाहकर भी नहीं मिट पाएंगे और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। यस। अरे क्या हुआ ज्योति, जल्दी से आओ ना, पेट में चूहे उछल रहे हैं। हाँ, आ रही हूँ। ज्योति खाना लेकर आती है और सभी को खाना परोस देती है। सब लोग खाना खाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक गरिमा की नजर बर्तनों पर जाती है और वो समझ जाती है कि वो बर्तन उसके मायके वाले हैं। माँ जी, देख रही हैं आप, ये बर्तन तो वही है ना जो मेरे मायके से आए थे, बिल्कुल संगमरमर की तरह चमकते हैं ये बर्तन। इन बर्तनों में सिर्फ खीर खाते हैं और कुछ नहीं। अरे भाभी, बर्तन तो खाने के लिए होते हैं ना, खाने के बाद बर्तन मैं धो दूंगी, नो प्रॉब्लम। गरिमा, सबको खाना खा लेने दो, फिर आपस में खूब लड़ लेना। अरे कमबख्त, छोले भटूरे के दाग इस संगमरमर जैसे बर्तनों से कभी नहीं जाएंगे। बहू, तू गुस्सा मत कर, तूने ज्योति के मायके से आए बर्तनों को तोड़ दिया था, उसका बदला पूरा हो गया। चुपचाप बैठकर खाना खाओ, बर्तन दोबारा आ जाएंगे। रात के करीब 12 बजे गरिमा उन दाग लगे बर्तनों को देखकर रोने लगती है। कौन कमबख्त कहता है कि दाग अच्छे होते हैं? मेरे मायके की निशानी को बर्बाद कर दिया ज्योति ने।
फेंक देती हूँ इन्हें। गरिमा वो सारे बर्तन उठाकर रोती हुई छत पर चली जाती है और छत से सारे बर्तन एक एक करके बाहर फेंक देती है, जिससे सारे बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं। तभी सासू माँ आवाज सुनकर छत पर आ जाती हैं। ये तू क्या कर रही है बहू? अरे दाग धब्बे नहीं गए तो क्या हुआ? अपने मायके की निशानियां कोई ऐसे तोड़ता है क्या? माँ जी, मैं आपकी वजह से चुप रहती हूँ, वरना इन बर्तनों की जगह मैं उस ज्योति का मुंह तोड़ दूं। मुझे लगता है अब कोई ना कोई फैसला करना ही होगा, वरना ये बर्तन एक दिन हमारे घर को बर्बाद कर डालेंगे। अगले दिन सासू माँ सबको अपने कमरे में बुलाती हैं। तुम दोनों देवरानी जेठानी हमेशा अपने अपने बर्तनों को लेकर लड़ाई झगड़ा किया करती हो। पड़ोसी भी शिकायत करते हैं मुझसे, तो आज से मैं तुम दोनों के बर्तनों का बंटवारा करती हूँ। गरिमा, आज से तुम अपने बर्तनों में अलग खाना बनाओगी और ज्योति तुम अपने बर्तनों में अलग। और रही मेरी बात, तो मैं एक दिन गरिमा के हाथ का खाना खाऊंगी और दूसरे दिन ज्योति के हाथ का। एक रात ज्योति अकेले किचन में खाना बना रही होती है। इससे अच्छा तो पहले ही था, हर काम में भाभी मेरी मदद कर दिया करती थी, अब सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। इतने में किचन में गरिमा आ जाती है। ज्योति, तू 1 घंटे से किचन में क्या कर रही है? जल्दी से काम खत्म कर, मुझे भी खाना बनाना है। आज मोहन के कुछ दोस्त आने वाले हैं। भाभी, मेरे हाथों में मशीन नहीं लगी हुई है, देख रही है ना खाना बना रही हूँ, डांस तो नहीं कर रही हूँ। ज्योति के खाना बनाने के बाद गरिमा खाना बनाने लगती है। बर्तनों का बंटवारा होने के बाद बहुत टेंशन हो गई है। खुद ही सब्जी काटनी पड़ती है, खुद ही बर्तन धोने पड़ते हैं, खुद खाना भी बनाना पड़ता है और खुद ही सर्व भी करना पड़ता है। गरिमा की यह हालत उसके पति मोहन से देखी नहीं जाती। खैर, रात में मोहन के दोस्त आते हैं और सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गरिमा अकेले ही किचन में ढेर सारे बर्तन धोने लगती है। मोहन अपने भाई रोहन से जाकर अकेले में बात करता है। रोहन, जब से इन दोनों के बर्तनों का बंटवारा हुआ है, दोनों की हालत खराब हो गई है। पहले मिलजुल कर काम जल्दी खत्म हो जाता था, अब अकेले ही सारा काम करना पड़ता है दोनों को। हाँ भैया, आपने मेरे दिल की बात कह दी। ज्योति भी इतना थक जाती है कि कमरे में आते ही तुरंत सो जाती है। मेरे पास एक प्लान है। 2 दिन बाद तू ज्योति से बोलना कि तेरे 8-10 दोस्त घर पर आने वाले हैं, और मैं गरिमा से शाम को बोलूंगा कि मेरे 10-15 लोग घर पर आने वाले हैं। बस भैया, बाकी का प्लान मैं समझ गया। 2 दिन बाद दोनों भाई ऐसा ही करते हैं। ये सुनकर गरिमा और ज्योति के होश उड़ जाते हैं। पहले से ही एक तरफ तो गरिमा परेशान थी और दूसरी तरफ ज्योति। इतने सारे लोग आने वाले हैं, ये सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ तुम दोनों को? अब तो कोई एक दूसरे के बर्तन तोड़ नहीं रहा है, फिर क्यों दोनों का मुंह लटका हुआ है? हाँ माँ जी, जब से हम दोनों अलग हुए हैं मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है और खर्चा भी डबल हो गया है। हाँ, और आज तो मोहन के 10-15 दोस्त आने वाले हैं। मैं अकेले इतना सारा खाना कैसे बना पाऊंगी? जब हम दोनों साथ में खाना बनाते थे तो बहुत आसानी से खाना बन जाता था। माँ जी, बर्तनों का बंटवारा खत्म कर दीजिए। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दे ज्योति, लड़ाई झगड़ा करके कोई फायदा नहीं होता है। आज से हम दोनों फिर से एक साथ सारा काम करेंगे। इस तरह रोहन, मोहन और उनकी माँ का ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। दोनों देवरानी जेठानी एक बार फिर से एक साथ मिलकर खाना बनाने लगती हैं और फिर कभी लड़ाई नहीं करती और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। उषा देवी की 2 बहुएं नीलम और कविता। बड़ी बहू नीलम के 2 बच्चे थे और छोटी बहू कविता की शादी को 1 साल होने वाला था। नीलम बड़ी थी, इसलिए अपनी आदत के हिसाब से हर जगह अपना रुतबा दिखाने की उसकी आदत थी। वो कविता को आगे बढ़ने ही नहीं देती थी। कविता, रोटियां भी रहने दो, मैंने बाहर वेज बिरयानी सबको सर्व की है। पर भाभी, बुआ जी तो रोटी मांग रही थी, उन्होंने कहा कि वो चावल नहीं खाती हैं। मैंने कहा ना, अभी रुक जाओ, रोटियां जरूरत होगी तो बना लेंगे। भाई दूज का त्योहार था, घर में सब मेहमान आए हुए थे, इसलिए उषा देवी की दोनों बहुएं रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी। नीलम ने वेजिटेबल बिरयानी बनाई थी और वो सबके सामने अपनी उसी बिरयानी के गुण गा रही थी, जैसे कि अपने मुंह में या मिट्ठू बनने वाली बात हो। बुआ जी, थोड़ी और बिरयानी लीजिए ना, मुझे लगता है आपको बिरयानी पसंद नहीं आई। नहीं नहीं बहू, तुम्हारे हाथ का खाना तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो तुम, पर मैं ज्यादा चावल नहीं खाती हूँ। रुको ननद जी, मैं अभी रोटी मंगवाती हूँ। कविता बहू, क्या हुआ? रोटी बनी नहीं क्या अभी तक? मैं खुद ही देख कर आती हूँ। उषा देवी रसोई में जाती है तो कविता रसोई में रोटी बनाने की जगह मीठी सेवई बना रही थी। उषा देवी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कविता की डांट लगा दी।
क्या बात है कविता बहू, इतनी देर से बुआ जी रोटी का इंतजार कर रही है और तुम यहाँ सेवई बना रही हो। अरे पहले उन्हें रोटी तो पूरी खिला लेती। तुम्हें पता है कि वो चावल कम खाती हैं और मैंने तुम्हें स्पेशली यहाँ रोटी बनाने के लिए भेजा था। माँ जी, वो नीलम भाभी ने मुझे। कविता, तुम रहने दो, मैं रोटियां सेक देती हूँ। माँ जी आप बाहर जाओ, मैं जल्दी जल्दी रोटी सेक कर लाती हूँ। पहली बार कविता को एहसास हुआ कि नीलम उसके साथ सही नहीं कर रही है। उस दिन उसने ठान लिया कि वो देवरानी है तो क्या हुआ, पर इस तरह से जेठानी का गलत व्यवहार भी तो वो सहन नहीं कर सकती ना। अब वो चौकन्ना रहने लगी। जब भी नीलम अपने आप को आगे करती तो कविता भी पीछे नहीं हटती, पर वो इस बात का जरूर ध्यान रखती थी कि नीलम उसकी जेठानी है तो उसका मान सम्मान भी बना रहे। एक दिन उषा देवी की बहन और बेटी उन सबके साथ बाजार गई। उषा देवी की बहन की लड़की किरण की शादी थी तो वो सब उसी की शादी की शॉपिंग के लिए गई हुई थी। मौसी जी, ये लहंगा किरण पर बहुत अच्छा लगेगा। क्यों किरण? नीलम भाभी, कविता भाभी जो प्याजी कलर का लहंगा दिखा रही है वो भी बहुत अच्छा है। आजकल प्याजी रंग बहुत इन है। मैंने बहुत सारी एक्ट्रेस को देखा है, वो आजकल इसी कलर के लहंगे अपनी शादी में पहन रही हैं। इसमें फोटोग्राफ्स बहुत अच्छे आते हैं। एक काम करना किरण, तुम दामाद जी के भी सेम कपड़े ही बनाना, बहुत सुंदर लगेंगे। और वो जो मैंने पार्लर वाली तुम्हें बताई है ना, वो इतना सुंदर मेकअप करती है ना कि तुम बहुत सुंदर लगने वाली हो। सच कविता भाभी, आपने तो मेरी शादी की बहुत ही बढ़िया शॉपिंग करवा दी है। अरे भाभियां होती ही इसीलिए हैं कि अपनी ननद का ख्याल रख सके। सच कविता, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। अरे रितु, ये आजकल के बच्चे हैं ना तो ये हमसे ज्यादा जानते हैं। कविता भाभी, आप सामने मेरे साथ उस शॉप पर चलना, मुझे वहाँ से अपनी जीन्स के साथ अच्छा सा टॉप भी लेना है। मुझे धीरज ने बोला था कि अगर हम हनीमून पर जाते हैं तो जीन्स भी आप समझ रहे हो ना भाभी? मैं सब समझ रही हूँ किरण, बहुत अच्छा लगता है ये सब शॉपिंग करना, खट्टी मीठी यादें बन जाती हैं। नीलम बुरी तरह से चिढ़ चुकी थी क्योंकि सब कविता को ही महत्व दे रहे थे। तभी नीलम का बेटा आइसक्रीम की जिद करने लगता है। मम्मी मुझे आइसक्रीम लेनी है। मम्मी मम्मी। नहीं लेनी आइसक्रीम, मैंने कहा नहीं लेनी। क्या बात है बहू, बिट्टू को क्यों मार रही हो? किस बात का गुस्सा है? पता नहीं रितु, इसे आजकल क्या होता जा रहा है, जब देखो गुस्से में भरी रहती है। बहू थोड़ा लिहाज करो, ये बाजार है, हम किसी की दुकान पर बैठे हैं। अरे बहू छोड़ो, भी बच्चा है, कोई बात नहीं। आओ देखो जरा, मेरे लिए भी एक साड़ी पसंद कर लो। लाओ, गुड़िया को मेरी गोदी में दे दो। नीलम गुड़िया को अपनी सास की गोदी में दे देती है। वो लोग साड़ी देखने लगते हैं। कुछ देर बाद जब कविता किरण के साथ वापस लौटती है तो उस समय सबका ध्यान बिट्टू की तरफ जाता है। बिट्टू वहाँ नहीं था। बिट्टू बिट्टू कहाँ गया? बिट्टू, कविता, किरण, तुम दोनों ने बिट्टू को देखा दुकान से बाहर कहीं जाते हुए? नहीं भाभी, दुकान के बाहर तो हमें बिट्टू कहीं नहीं दिखा। रुको मैं देखती हूँ, क्या पता बाहर खड़ा हुआ हो। सब लोग बिट्टू को ढूंढने लगते हैं पर बिट्टू कहीं भी दिखाई नहीं देता। नीलम के साथ साथ सबका रो रो कर बुरा हाल था। तभी कविता के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से फोन आता है। हेलो, कौन? चाची मैं बोल रहा हूँ। बिट्टू, चाची मैं अंकल के साथ खड़ा हूँ। अंकल के साथ? बेटा अंकल को फोन दो। जी आपका भतीजा मेरे पास ही खड़ा है, वो बिल्कुल सेफ है, आप इस जगह पहुँच जाइए। सब लोग घबराकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां बिट्टू उस आदमी के साथ खड़ा था। बिट्टू, मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक चोर अंकल मुझे आइसक्रीम दिलाने ले जा रहे थे, मैं उनके साथ जा रहा था, तभी इन अंकल ने मुझे रोक लिया और उसकी खूब पिटाई की, वो यहाँ से भाग गया। जी आपका बेटा बिट्टू बिल्कुल ठीक है, वो बदमाश भाग गया, वो तो मेरी नजर पड़ गई और मैंने उसे पकड़ लिया। आपका बेटा बहुत समझदार है, इसे बाकी फोन नंबर तो याद नहीं थे पर अपनी चाची का नंबर याद था, इसलिए मैंने तुरंत इनके नंबर पर फोन मिलाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। सब लोग बिट्टू को लेकर घर आ जाते हैं। नीलम को सारी बात समझ में आ जाती है। कुछ दिन पहले बिट्टू कविता के साथ बैठा था तो कविता उसे अपना मोबाइल नंबर याद करवा रही थी और बिट्टू को इसमें बहुत मजा आ रहा था। बिट्टू नीलम के फोन से कविता के नंबर पर बार बार डायलिंग कर रहा था। मजाक मजाक में ही सही, पर बिट्टू को इसी बहाने अपनी चाची कविता का नंबर याद हो गया था। ये क्या खेल बना रखा है कविता? पढ़ने वाला बच्चा है, तुम इसे मोबाइल की आदत डाल रही हो। चलो बिट्टू, पढ़ाई करनी है। नीलम को सब कुछ याद आ जाता है और वो बहुत शर्मिंदा होती है। उसकी आंखों में आंसू थे। आई एम सॉरी कविता, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती की। तुम सचमुच सबका कितना ख्याल रखती हो। भाभी, आप सबका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है और आप सब भी तो कितने अच्छे हो, मेरी इतनी केयर करते हो। मम्मी भूख लगी है बहुत जोरों की। शाम हो रही है, सब लोग घर आने वाले होंगे, जल्दी से खाना बना लो। मेरे राज दुलारे गुड्डे को भी भूख लगी है। भाभी, मैं सोच रही थी आप जल्दी से दाल चावल रेडी कर लो, मैं गरम गरम रोटी सेक लेती हूँ, फिर हम सब मिलकर आज एक साथ खाना खाएंगे। मौसी जी, किरण, आप सब भी खाना खाकर ही जाना। हाँ बहू, बहुत जोरों की भूख लगी है। नीलम जल्दी से दाल चावल बना लो। और कविता एक काम कर बहू, रोटी के साथ साथ ना वो जो तूने लाल मिर्च का अचार डाला है ना, वो जरूर खिलाना।
वो बहुत ही टेस्टी बनाया है तुमने। हाँ बहू, जल्दी से अब तुम दोनों खाना बना लो। नीलम भाभी, मैं कह रही थी इस साड़ी के साथ चप्पल अच्छी लगेगी या फिर सैंडल? इसके साथ तो हील वाली चप्पल ही अच्छी लगेगी। कुछ भी कहो भाभी, के चावल एक एक दाने खिले हुए बनते हैं। मुझे तो ऐसे चावल बनाने ही नहीं आते। भाभी, मुझे भी इस तरह के चावल बनाने सिखाओ ना, जिसमें एक एक दाना अलग हो। मुझे भी सीखना है। और फिर इस तरह हंसते और खट्टी मीठी बातें करते हुए देवरानी जेठानी दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं।